हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आपके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में चित्र को पूछा जाता है। यानी कुछ कुछ आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि ये पूछा जाता है कि इस टॉपिक का एग्जाम्पल, जैसे मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, है ना। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। पुष्प में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करो। पुष्प के परागकोश का परागकोश के स्फुटन का सचित्र वर्णन करो। तो यहाँ से आपके या तो सिर्फ ओनली आपसे डायग्राम पूछ लिया जाता है, या तो आपकी थियरी के साथ आपका सचित्र वर्णन पूछा जाता है कि आपको डायग्राम भी बनाने हैं और उसके साथ साथ आपको इस चैप्टर को पढ़ना भी है, उसके बारे में लिखना भी है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी इसी चैप्टर की होने वाली है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सारे बच्चों को एक गुड न्यूज ये दे देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारी जो क्लास 11 की 12 की जो तैयारी है, यहाँ पे आपकी शिखर बैच 12 क्लास 12 की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, शिखर बैच 2.0 से ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे आपकी एक बेहतरीन से बेहतरीन मौका है अपने तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। यानी कि टॉप 10 की लिस्ट में आने के लिए, अपने स्टेट में टॉप करने के लिए, अपने स्कूल में टॉप करने के लिए, या 90+ लाने के लिए। जो भी बच्चे के अंदर ऐसा है, ऐसी इच्छा है, तो वो अगर उसकी तैयारी एकदम जीरो है, वो सोच रहा है कि नहीं मेरी तैयारी तो अभी तक हुई ही नहीं है, तो वो उस बच्चे को मैं बता देना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इच्छुक हैं, वो अपनी तैयारी को, यानी कि यहाँ पे जो आपकी तैयारी कराई जाएगी वो 0 लेवल से स्टार्ट की जा रही है। यानी कि चैप्टर 1 से लेके, ठीक है, स्टार्टिंग से यहाँ पे तैयारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो हमारे इस बैच से ज्वाइन हो सकता है। और इस बैच क्या है, शिखर बैच 2.0 से। ठीक है, और इस बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना होगा। और आप इस ऐप को डाउनलोड करके हमारे शिखर बैच 2.0 से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या दिया जाएगा, इसमें आपके डेली क्लासेस, डेली जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस, ऐसा नहीं कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस समा दी जा रही है ना। जो आपकी क्लासेस होगी यहाँ पे इस बैच में, डेली लाइव क्लासेस होगी, वो 10 से 12 घंटे की होगी। तो 10 से 12 घंटे का समय देना होगा तो आना है ना, ये भी चीज है। टाइम पास करने मत आना, पढ़ना होगा तो आना, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य क्या है, 90+। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारी जितने भी टीचर्स आपको बताएंगे कि नहीं आपको ऐसे ऐसे करना, आपको अपनी पढ़ाई को ऐसे करना, आपको इतनी घंटे पढ़ाई करनी है, तो जो आपको लक्ष्य रखा गया है अगर आप वो कर पाते हो तो करना। ठीक है, तो डेली लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस है, क्लास नोट्स PDF है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल है। यानी कि अगर क्लास में जो आपने पढ़ा आपका क्लियर नहीं हो पाया तो आपको अलग से लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। और क्लास नोट्स यानी कि जो भी आपने क्लास में पढ़ा कुछ टाइम बाद आपको उसके PDF में मिल जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन वीकली टेस्ट है। ठीक है, हर हफ्ते में आपके ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जिससे कि आपको किसी भी बुक लेने की जरूरत ना हो। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपके कंप्लीट सिलेबस से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडल पेपर है, गैस पेपर है, और साथ साथ पिछले 5 साल के पेपर को भी आपको करवाया जाएगा यहाँ पे सॉल्व। तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो आज ही इस बैच को ज्वाइन करे। अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे 930 577 1375 इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो देर किस बात की करनी है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तैयारी में लग चुके हैं, तो हम पीछे क्यों रहे, है ना। हमें भी तो आगे जाना है, हमें भी तो टॉप 10 की लिस्ट में जाना है। तो आज ही हमारे इस बैच को ज्वाइन करिए, शिखर बैच 2.0 को, और आप भी अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए कि आप भी टॉप 10 की लिस्ट में आए। हाँ, टॉप 10 की लिस्ट में ना आ पाए तो अपने स्कूल में, अपने जिले में, अपने स्टेट में कम से कम टॉप तो कर सके, अच्छा नंबर तो ला सके, है ना, क्योंकि परसेंटेज भी बहुत मायने रखता है। ओके, अब चलिए क्लास की ओर ध्यान देते हैं। आपकी क्लास में जो चैप्टर पूछे जाते हैं ना, ये चैप्टर 1 का है कि यानी कि यहाँ पे कुछ आपके ऐसे ऐसे डायग्राम भी पूछे जाते हैं, कुछ कि सिर्फ ओनली डायग्राम भी बनाओ। ठीक है, या तो डायग्राम ना बनाने के साथ साथ आपको डायग्राम पे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि डायग्राम किस किस है ना, कैसा है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे भी डायग्राम दिख रहे हैं जो मोटाइल है, कुछ नॉन मोटाइल है ना, कुछ फ्लैजिलेटेड है, कुछ मोटाइल है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपके क्या है, यहाँ पे आपके फ्लैजिले, यानी कि आप ये बोलोगे कि ये जो आपका डायग्राम है ये चैप्टर नंबर 1 से है और इसको आप बोलते हो मोटाइल है। ठीक है, क्या है, मोटाइल है। मोटाइल का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है,
फ्लैजिला प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये भी आपके क्या है, स्पोर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। इसी तरह ये आपके क्या है, स्पर्म है ना, ये क्या है, स्पर्म है। और स्पर्म में आपको पता है कि स्पर्म की 3 बॉडी होती है, हेड होती है ना। स्पर्म की कितनी बॉडी होती है, 3 बॉडी, हेड है ना, हेड और वक्ष और टेल वाला रीजन जो होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में डायग्राम दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये डायग्राम किस किस चीज का है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपके चैप्टर 2 से डायग्राम पूछा जाता है। तो ये डायग्राम आपको पता ही है कि जो आपका क्या है, पुंकेसर का डायग्राम है। ये जब आप क्या करते हो, पुंकेसर का सेक्शन कट करते हो, है ना, क्या करते हो, पुंकेसर का सेक्शन कट करते हो। ये आपके क्या है, पुंकेसर है ना, पुंकेसर की संरचना कुछ ऐसे ही करके होती है। देखो ये आपके क्या है, कुछ ऐसे ही करके आपके जो पुंकेसर की संरचना होती है। तो जब इस पुंकेसर को आप क्या करते हो, ट्रांसफर इसका क्या करेंगे, आप टीएस कट करते हैं ना। जब इस पुंकेसर का हम टीएस कट करते हैं तो यहाँ पे हमें ये क्या, हमारे पराग कोश है, ठीक है, हमारे क्या है, पराग कोश है। और पराग कोश में हमें क्या दिखते हैं, 2 लोब्स दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। और प्रत्येक लोब्स में 2 क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी होती है। तो ये आपकी क्या है, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती है। और लघु बीजाणुधानी के ऊपर 4 परत होती है। 4 परत कौन कौन सी होती है, ये इनकी परत होती है। सबसे अंदर यहाँ की ये जो लेयर होती है उसको टैपेटम की लेयर बोलते हैं। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ की इस लेयर को बोलते हैं अंतःत्वचा बोलते हैं। उसके बाद इस वाली लेयर को बोलते हैं अंतःस्थितियम बोलते हैं। और यहाँ की एक लेयर होती है उसको मध्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, लेयर होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु जनन उत्तक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बीजाणु जनन उत्तक होते हैं। और यही बीजाणु जनन उत्तक क्या करते हैं, अपने आकार में चेंज कर लेते हैं और अधोस्तरी कोशिका में चेंज होके एक क्या करते हैं, स्पोर का निर्माण करते हैं, जो कि आपने ये चीज पढ़ रखी है। तो ये आपके एग्जाम में डायग्राम आते हैं, इसलिए आपको इस डायग्राम को क्या करने हैं, तैयार रखने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे परत का डायग्राम बना दिया गया है। तो सबसे अंदर की परत आपकी क्या है, टैपेटम की है ना। और ये आपकी क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में आपकी कौन सी, ये वाली परत लघु बीजाणु मात्र कोशिका। सबसे अंदर की लेयर टैपेटम, उसके बाद मध्य परत है, अंतःस्थितियम है, और सबसे अंतःत्वचा यानी कि जो बाह्य त्वचा होती है, ठीक है। ये आपके डायग्राम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके जो डायग्राम बचे हैं, ये क्या है, पराग कण का स्फुटन हो रहा है। यानी कि जब क्या होगा, जो परागकण होगा वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा ना पुंकेसर में। इस पुंकेसर के अंदर जब परागकण का क्या हो गया, निर्माण हो गया, निर्माण होने के बाद ये परिपक्व होगा तो इस परागकण का क्या होने लगता है, स्फुटन होने लगता है ना। यहाँ पे देखो, है ना, इस परागकण जो ये लघु बीजाणुधानी होती है। तो इस लघु बीजाणुधानी में से यहाँ पे जो क्या होंगे, परागकण होंगे ना, क्या होंगे, जो परागकण होंगे ये क्या होने लगते हैं, स्फुटन। क्या है, गलत हो रहे भाई, कुछ ऐसे करके आपके बुक में डायग्राम दिया होगा। और यहाँ से आपको दिखता है कि ये जो परागकण है ना, क्या है, परागकण, ये क्या होने लगते हैं, इनका स्फुटन होने लगता है। ये क्या होती है, नीचे क्या होती है, नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, परागकण का क्या होता है, स्फुटन होता है। आप स्फुटन की क्रिया को देखते हो, है ना, क्या देखते हो, स्फुटन की क्रिया। तो ये भी डायग्राम आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी डायग्राम क्या करने हैं, तैयार रखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके क्या है, ये वाले जो डायग्राम है आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि गुरु बीजाणु जनन की सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। आप लघु बीजाणु जनन पढ़ते हो, गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, जो अंडाणु का ना निर्माण होता है, जो परागकोश का, इन सारी चीजों का क्या होता है, भ्रूणकोश का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये भी डायग्राम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे। तो आपको ये भी डायग्राम क्या करने हैं, आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। जो कि और साथ साथ आपके ये जो भ्रूणपोष है ना, ये क्या, भ्रूणपोष, इस भ्रूणपोष का भी
भ्रूण कोश का भी डायग्राम पूछा जाता है आपसे, सिर्फ ओनली भ्रूण कोश का डायग्राम के बारे में आप बताओ, तो ये भी डायग्राम क्या करने हैं आपको, तैयार करने हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 3 न्यूक्लियस है, यहाँ पे जिसको प्रतिव्यंसान बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं ना, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है जिसको बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक अंड कोशिका होती है, ये दोनों क्या होते हैं, सहायक कोशिका होती है। तो डायग्राम क्या करने हैं आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं। उसके बाद ये आपका पुरुष का होता है ना, कि पुरुष का, ठीक है, किसका, मेल का, नर के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। आपको एग्जाम में नर की नर जनन तंत्र का ना, जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके सचित्र वर्णन करना होता है। तो आपको ये भी डायग्राम क्या करने हैं, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। अगर आपसे वाले डायग्राम पूछ लिया दिया तो भी अच्छी बात है, अगर आपकी थियरी के साथ डायग्राम पूछा तो भी आपको ये डायग्राम तैयार करने हैं। ओके, और आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। अगर अभी भी आपको डायग्राम बनाने नहीं आता है तो आप सीख जाओ डायग्राम बनाना, ठीक है। बिना डायग्राम का आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है, ठीक। तो ये भी क्या करने हैं आपको याद रखने हैं। और ये मुझे नहीं लगता है कि आपको एक एक पॉइंट को बताने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जब आपको चैप्टर 3 वाला मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ाई हूं मैं, उसमें आपको एक एक चीज को एकदम क्लियरली बताई हूँ। तो आई होप कि आपको ये चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, बस मेरा यहाँ पे बताने का ये है कि आप इस डायग्राम को बनाना सीख लो, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, ये जब आप क्या करते हो, इसका टेस्टिस का जब उसकी आंतरिक संरचना को देखते हो, है ना, ये तो आप बाह्य संरचना को देख रहे हो, यहाँ पे जब उसकी आंतरिक संरचना को देखते हो तो टेस्टिस के अंदर आपको क्या मिलता है, अधिवृषण होता है, शुक्रवाहिका, वृषण जालिका, वृषण पालिकाएं। आपको पता है, मैंने आपको बताया कैसे कैसे शुक्राणु का निर्माण की क्रिया होती है। आपने पता है ना कि यहाँ पे जो वृषण पालिकाएं होती है, वृषण पालिका में क्या होती है, शुक्रजनन नलिकाएं होती है। शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा नरजन्म कोशिका, सर्टोली कोशिका, शुक्राणु का निर्माण, सर्टोली कोशिका पोषण देने का कार्य कर रही है। वृषण जालिका आगे वृषण जालिका बना रही है, फिर शुक्रवाहिका है, अधिवृषण में स्टोर हो रहे हैं, फिर यहाँ से शुक्राणु यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से कहाँ आ रहे, प्रोस्टेट शुक्राशय में, प्रोस्टेट में, फिर होते हुए शिश्न मार्ग से क्या आ रहे, बाहर संकलित हो जा रहे हैं, जिसको आप विरसेचन की क्रिया कहते हो, है ना। मैंने आपको एक एक पॉइंट बताई हूँ मैं। मुझे, अगर आप जिस बच्चे ने इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको इसी चैनल पे, ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट पे ही आपको चैप्टर नंबर 3 मानव जनन वाला जो वीडियो बच्चे ने, जिसने भी नहीं देखा है, जिसका भी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, वो वीडियो आप जाके देख लेंगे, तो वहाँ पे आपका एक एक पॉइंट क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर, मानव जनन वाला भी, और मैंने चैप्टर 2 जो आपका क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन भी हो गया है, और चैप्टर नंबर 1 भी वहां पे पढ़ाया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ ही मादा यानी कि नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन भी आता है। तो ये भी डायग्राम क्या करने हैं आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए याद करने हैं, ठीक है। जिसमें आपको देखता है कि इसमें 2 जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय होते, एक अंडाशय ये हो गया, एक अंडाशय ये हो गया, ठीक है। इसकी क्या होते हैं, गर्भाशय होते हैं, गर्भाशय की 3 परत होती है। 3 परत क्या है, गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय पेशीय स्तर और परिगर्भाशय, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप बोलते हो गर्भाशय ग्रीवा, और ये क्या होता है, ग्रीवानाल होता है, और ये क्या होता है, आपके वेजाइना होते हैं। जब आपकी प्रसव की क्रिया होती है तो ग्रीवानाल क्या होती है, संकुचित होने लगती है, ठीक है, वहां पे अनैक्षिक क्रिया होती है, ठीक है, जिससे कि प्रसव की पीड़ा में क्या करता है, हेल्प करता है कि यहाँ से जो भ्रूण आएगा तो उस भ्रूण का क्या हो सके, जन्म हो सके, प्रसव की क्रिया हो सके। और आपको पता है अंडाशय में क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है ना, अंडाशय क्या होगा, अंडे का निर्माण होगा। और यहाँ पे क्या होती है, अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी की 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, संकीर्ण पंथ, एम्पुला और कीप, ठीक है। तो एम्पुला जो होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिससे एक नए जीव की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे शिशु का रोपण होगा, 9 माह इस गर्भाशय में शिशु रहेगा, प्रसव की क्रिया होगी, एक हंसता खेलता शिशु का क्या होगा, जन्म होगा, ठीक है। तो ये मादा जनन तंत्र की संरचना को भी आपको क्या करना है, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको देखो एक डायग्राम आता है ना, ये वाला, ये आपको डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है, जब आप क्या करते हो, निषेचन की क्रिया को पढ़ते हो, तो निषेचन क्रिया में कैसे निषेचन, एम्पुला में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देख रहा है, कहाँ पे, ये आपके क्या है, अंडाणु है। अंडाणु की क्या है, 2 लेयर है। इस लेयर को बोल रहे हैं जोना पेलोसिडा की लेयर, और इस लेयर को क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा अरिक्रिट, कोरोना रेडिएटा ना। तो क्या होता है कि जैसे ही वीर्यसेचन की क्रिया हुई, कहाँ, मादा की वेजाइना में, मादा शरीर के अंदर वीर्यसेचन की क्रिया हुई, जो स्पर्म होते मूवमेंट करके इतनी तेज फास्ट भागते हैं कि यहाँ पे जो अंडाणु होता है, अंडाणु के चारों ओर क्या होते हैं, घेर लेते हैं।
तो उसमें से सबसे पावरफुल जो स्पर्म होता है वही क्या करता है, अंदर जाता है। अब यहाँ पे देखो आपको ये स्पर्म क्या दिख रहा है कि ये घुसने की कोशिश कर रहा है ना, जो आपकी कोरोना रेडिएटा है उस लेयर में घुसने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा क्या है पीछे आने ही वाला है। और यहाँ पे एक स्पर्म आपको क्या दिख रहा है कि जो क्या है, ये कोरोना रेडिएटा को भेद कर ये ज़ोना पेलिसिडा में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ये भी डायग्राम आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं। तो मैंने आज की क्लास में जितनी भी आपको बच्चे डायग्राम बताई हूँ, उन सारे डायग्राम को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। आपको डायग्राम नहीं बनाना आता है तो आप डायग्राम बनाना सीख जाओ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और फिर अगली क्लास में आऊंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ लेकर, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, सभी को बाय बाय, टेक केयर।